हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक सी बातें बता दूं आपको क्लास 11 की इकोनॉमिक्स के बारे में और इस चैनल के बारे में जो आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारी क्लासेस प्रोवाइड करता है। और यहां आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। मैं एक ही क्लास में बेसिकली कोशिश करता हूं कि दोनों तरह का कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं, क्योंकि मेरे जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो दोनों ही मिक्स मतलब उनका मीडियम होता है, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि दोनों लैंग्वेजेस में उनको मैं कंटेंट प्रोवाइड करूं। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया है। उस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि क्लास 11 जो है उससे रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर करी आपके साथ में मैंने। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि सिलेबस क्या है क्लास 11 का, और साथ में क्लास 11 के सिलेबस को डाउनलोड करने के साथ साथ मैंने आपको बताया कि क्लास 11 में इकोनॉमिक्स में या फिर उसके आगे फर्दर इकोनॉमिक्स को स्टडी अगर आप करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, किस तरीके से इकोनॉमिक्स में आप अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं इकोनॉमिक्स की। उसके साथ साथ मैंने और भी बहुत सारी बातें उसमें बताई, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें, उससे आपकी इकोनॉमिक्स की समझ डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंप्रूव होगी। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, या फिर मेरी जितनी भी वीडियोस होंगी मैं बता दूं आपको कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वीडियो के नीचे, उसमें मेरी सारी वीडियोस के लिंक्स आपको मिल जाया करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बटन जो है ना उसको जरूर आप प्रेस करें और अलाउ करें नोटिफिकेशंस को, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई 12th क्लास के स्टूडेंट्स को कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करता हूं तो वो उनको फ्रीक्वेंटली अवेलेबल नहीं होती, उनको पता नहीं होता कि वीडियो मेरी नई आ चुकी है। तो आप इस तरह की मिस्टेक ना करें। टाइम टू टाइम मैं कुछ गाइडेंस वीडियोस भी प्रोवाइड करता हूं स्टूडेंट्स को। उन गाइडेंस वीडियोस में मैं बेसिकली बताता हूं कि पढ़ाई तो करनी है, आपको बता दिया कि क्या करनी है, लेकिन कैसे करनी है, कितने बजे उठे, कितने बजे पढ़ाई करें, एक हफ्ते में कितनी पढ़ाई करें। और ये साल क्योंकि स्पेशल है, तो इस साल स्पेशल होने के कारण स्कूल तो ओपन हो नहीं रहे, तो ऐसे में आपको ऑनलाइन क्लासेस में कंटेंट कितना लेना है, कितना उनको यूज करना है। कहीं ऐसा ना हो कि पूरा दिन ऑनलाइन पे ही लगे रहे, आप पूरा दिन यूट्यूब पे ही लगे रहे। तो वो सारी चीजें भी मैं आपको उसमें गाइड करता रहता हूं टाइम टू टाइम, तो आप उनको भी एक्सेस करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स ही क्या है। इकोनॉमिक्स में आप बेसिकली दो किताबें पढ़ते हैं, एक है आपकी स्टैटिस्टिक्स जिसको हम हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी, और दूसरी है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसे हम कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। और ये व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है ये पहले आप क्लास 12th में देखते थे कि हुआ करता था सिलेबस में, लेकिन पिछले 2 सेशन से ये क्लास 11 में शिफ्ट कर दिया गया है, तो अब यहां पे आप पढ़ते हैं। और इकोनॉमिक्स की कोर अंडरस्टैंडिंग के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और साथ के साथ जो 12th में आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, और फिर आपके अंदर एक डेटा को यूज करने की एबिलिटी जो किसी भी इकोनॉमिस्ट में या किसी भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट में होनी चाहिए, उसके लिए होती है स्टैटिस्टिक्स। तो यहां पे आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उनका डिफरेंस क्या है, और साथ ही साथ की नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, इनके एग्जांपल्स क्या है, उसके बारे में बात करने वाला हूं इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जब बात करते हैं तो सबसे पहले यहां पे मैंने देखा यूज ऑफ रिसोर्सेज कि इकोनॉमिक्स बात करती है कि किसी भी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका यूज करना है। किस लिए यूज करना है? संसाधनों का इस्तेमाल करना है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। गुड्स एंड सर्विसेज जो वर्ड है वो हो सकता है आप पहले भी पढ़ के आए हो 10th क्लास तक, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि गुड्स के एग्जांपल जो आप डेली शॉप से जो बहुत सारी वस्तुएं खरीदते हैं वो सारे गुड्स हैं। उसके अलावा सर्विसेज क्या होती हैं? वो होती है जैसे आपने किसी का सॉन्ग सुना, आप बैंक में गए, बैंक ने आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, ये सारी सर्विसेज होती हैं। डॉक्टर आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, टीचर आपको पढ़ा करके सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें कोई वस्तु नहीं दे रहे हैं आपको, कोई एक फिजिकली जिसको आप टच कर सकें, जिसको हम टेंजिबल कहते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं दे रहे वो आपको, तो वो सर्विस दे रहे हैं आपको। और गुड्स क्या है? दुकान से जब कोई ऐसी चीज लेके आते हैं जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो वो आपका क्या होता है? वो गुड्स, या फिर उसको हम कहते हैं वस्तु कहते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और ये प्रोडक्शन करते क्यों है? बेसिकली ये प्रोडक्शन करते हैं हम यहां पे, हम कंजम्पशन के लिए करते हैं, क्योंकि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं वो बेसिकली कंज्यूम करने के लिए, यानी कि उपभोग के लिए वो प्रोड्यूस हुए हैं। तो ये हमारा उद्देश्य होता है यहां पे इकोनॉमिक्स में कि रिसोर्सेज को यूज करना है, प्रोड्यूस करना है गुड्स एंड सर्विसेज, और किस लिए? कि कंज्यूम किया जा सके। किसके द्वारा? जो नॉर्मल जो लोग रहते हैं किसी भी इकोनॉमी में, या फिर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते रहेंगे। सारा जरूरी नहीं है कि पहली क्लास में सारी की सारी चीजें मैं क्लियर करूं, राइट। चलिए, अब जब बात की हमने यहाँ पर रिसोर्सेज की, तो ये रिसोर्सेज क्या है? यहाँ इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज का मतलब क्या है? रिसोर्सेज कहते हैं हम नंबर 1 फिजिकल,
दो ह्यूमन और थर्ड हम बात करते हैं फिर टेक्नोलॉजी की। तो ये दो तरह के रिसोर्सेज हम यहाँ पे यूज करेंगे। फिजिकल रिसोर्स क्या है, आपने 10th क्लास तक ज्योग्राफी में या एसएसटी में पढ़ा होगा। रिसोर्सेज होते हैं किसी भी इकोनॉमी के पास, मिनरल रिसोर्सेज हो सकते हैं जो खनिज संपदाएं होती हैं किसी भी देश में, उसके अलावा जल है, पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं उगाई जा सकती हैं वे सारे के सारे फिजिकल रिसोर्सेज होती हैं। नदियां हैं, पर्वत हैं, या फिर भूमि के नीचे जो संसाधन हैं वो सारे के सारे फिजिकल रिसोर्सेज हो गए। उनका इस्तेमाल कौन करता है, मानव संसाधन करता है। ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं वो इनका इस्तेमाल करते हैं और क्या करते हैं साथ में यूज, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, मशीन्स वगैरह भी यूज करते हैं। तो ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, ये पूरा का पूरा मिलकर के बनाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। और इनका उपभोग कौन करता है, इन वस्तुओं सेवाओं का इनका उपभोग करते हैं कंज्यूमर। और आप भी एक कंज्यूमर हैं। और अभी जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको एक सेवा प्रदान कर रहा हूं। सेवा प्रदान कर रहा हूं कौन सी, आपको टीचिंग की। और आप क्या है, कंज्यूमर हैं फिलहाल इस सर्विस के। लेकिन फर्क क्या है बस कि मैं आपसे कोई बदले में पेमेंट नहीं ले रहा हूं। और क्योंकि पेमेंट नहीं ले रहा हूं तो इसलिए ये फिलहाल एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बन पाएगी। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है उसके बारे में मैं बताने वाला हूं आपको। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है आर्थिक क्रिया में क्या होता है, बेसिकली होता है प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन होता है किस चीज का, गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ये जो प्रोडक्शन होता है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कब कहते हैं, जब बदले में होती है पेमेंट। इसके बारे में आप अगले साल भी पढ़ेंगे जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप देखें कि आपके ब्रदर ने आपको पढ़ाया क्लास 11 में कुछ भी और बदले में आपने उनको कोई फी पे नहीं करी, तो वो प्रोडक्शन तो हो गया सर्विस का, लेकिन क्योंकि पेमेंट नहीं हुई इसलिए वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बन पाया। लेकिन जब आप ट्यूशन लगा लेते हैं और ट्यूशन में आप सारा कुछ पढ़ते हैं क्लास 11 में और बदले में करते हैं पेमेंट, तो वो बन जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जब भी वर्ड आएगा इस पूरी बुक में या नेक्स्ट ईयर, तो आप समझ आइए कि कोई एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसी गतिविधि, एक ऐसी क्रिया जिसमें प्रोडक्शन हुआ हो गुड्स का या फिर सर्विसेज का और बदले में हुई हो पेमेंट। तो अदला बदली हुई हो किसकी, वस्तु सेवा के साथ में, वस्तु सेवा के साथ में बदली किसकी हुई हो, पेमेंट्स की, भुगतान हुआ हो कुछ, तो वो कहलाता है फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए अब आप ये समझ गए होंगे कि इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को यूज करते हैं, कुछ प्रोडक्शन करते हैं और करते हैं हम कंज्यूमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई। तो कंज्यूमर्स की संतुष्टि के लिए हम उस उत्पादन को करते हैं। अब इकोनॉमिक्स को हम दो रूप में पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम हिंदी में कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो इकोनॉमिक्स को कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। अब इसको थोड़ा सा विस्तार से मैं आपको बताता हूं कि व्यष्टि और समष्टि में अर्थ क्या है, इसके उदाहरण क्या हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्लास 11 में स्टडी करेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्लास 12 में हम स्टडी करने वाले हैं। दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, बेसिकली मीनिंग क्या है इनका डिफरेंशिएट कर लेते हैं। कहीं भी ऐसा लगे कि कोई बात मैंने आपको बोली समझ में नहीं आई है तो वीडियो को एक बार थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना और उसको फिर से देख लोगे तो समझ में आ जाएगी, चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत बेसिक सी चीजें समझा रहा हूं मैं, कोई बहुत हार्डकोर इकोनॉमिक्स अभी मैंने शुरू भी नहीं करी है यहाँ पे, राइट। तो बात करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहां हम बात करते हैं माइक्रो यानी सूक्ष्म। तो माइक्रो सूक्ष्म का मतलब किसी भी इकोनॉमी में वो इकाइयां, वो यूनिट्स जो बेसिक है, उसकी बेसिक क्या है, इंडिविजुअल है, एकल है, व्यक्तिगत स्तर पे बातें करते हैं, तो वहां पे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम लेते हैं। ये क्या करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिहेवियर यानी व्यवहार किसका, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स का, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का व्यवहार जो है उसकी स्टडी करता है, उसका अध्ययन करता है क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब जब हम एग्जांपल देते हैं इंडिविजुअल्स का, तो इंडिविजुअल फर्म, कोई एक अकेली फर्म है जो प्रोडक्शन कर रही है, उत्पादन कर रही है, वो हो सकती है माइक्रो इकोनॉमिक यूनिट। एक अकेला परिवार या फिर एक अकेला उद्योग, ये सब एग्जांपल है माइक्रो इकोनॉमिक्स के। फिर हम जब बात करते हैं इसमें वेरिएबल्स की बात करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में चर क्या होते हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा सा और आपको स्टैटिस्टिक्स में बताते हैं कि चर क्या होता है और चर कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो फिलहाल जैसे हम कहते हैं चर वो होता है जिसका मान बदल सकता हो। आप 10th क्लास में मैथ्स में पढ़ के आओगे एक्स इज ए वेरिएबल, तो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, तो ऐसे मान लीजिए आप। तो यहाँ पे डिमांड है, किसकी डिमांड, एक अकेले उपभोक्ता की डिमांड, एक अकेले परिवार की डिमांड। सप्लाई है यानी एक अकेली फर्म, एक अकेली उत्पादन इकाई जो है
उसके द्वारा की गई पूर्ति और कीमत। एक अकेली वस्तु की कीमत, अगर आप बात करें बनाना की, केले आपने खरीदने गए बाजार में, उनकी कीमत जो है वो हम यहाँ बात कर लेंगे कि प्राइस क्या है, वो मैक्रो इकोनॉमिक यूनिट हो गई एक। तो माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल भी उसको हम कह सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स इससे थोड़ा उल्टा हो जाता है। यहां हम एकल की बात करते हैं, सूक्ष्म की बात करते हैं, यहां हम समग्र की बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में, कि बड़े की व्यापक स्तर पे हम बात करते हैं। सारी जितनी वो इंडिविजुअल यूनिट्स थी, जो व्यक्तिगत इकाइयां थी, उन सबको मिला दो। सारे परिवार अगर हम मिला दें तो क्या बना, पूरी अर्थव्यवस्था बन गई। सारी फर्म अगर हमने मिला दी तो क्या बना, पूरी अर्थव्यवस्था बन गई। तो यहाँ पे हम पूरी अर्थव्यवस्था यानी बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज ए होल, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पे स्टडी करते हैं। और यहाँ पे इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे डिमांड था, मांग था, वो यहाँ समग्र मांग है, एग्रीगेट डिमांड, यानी सारे के सारे जितने हाउस होल्ड्स हैं उनकी डिमांड को मिला दो तो बन गया एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई, जितनी भी फर्म है, उत्पादन इकाइयां हैं, सबका प्रोडक्शन मिला दो तो बन गया समग्र पूर्ति। ऐसे ही कीमतों में उतार चढ़ाव जो आता है, यहाँ एक अकेली वस्तु की बात करते हैं और यहाँ मुद्रास्फीति की बात करते हैं, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो मुद्रास्फीति क्या है, बेसिकली कीमतों का औसत स्तर बढ़ना या घटना, सारी की सारी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को मिला करके हम कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, सारी फर्म्स को इकट्ठे कर दें, या सारे हाउस होल्ड्स को इकट्ठा कर दें, या सारी इंडस्ट्रीज को इकट्ठा कर दें। ये सारे के सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल हो गए। कहीं भी आपको वीडियो में ऐसा लगे कि मेरी बोलने की स्पीड कुछ कम है, तो आप वीडियो सेटिंग्स में जाकर के उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, रेजोल्यूशन भी चेंज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। क्योंकि आप अभी इस क्लास के लिए अभी फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, तो इसलिए आपको ये सब चीजें बता रहा हूं। तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूं तो यहां से एक क्वेश्चन तो ये बनता है, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, या फिर एक क्वेश्चन बनता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि भाई इनमें डिफरेंशिएट कर दें। बहुत इजी सा क्वेश्चन होता है, याद करने वाला क्वेश्चन होता है, तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आखिरी जो टॉपिक है इस क्लास का वो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंशिएट करना होता है। इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया, लेकिन इकोनॉमिक्स में बहुत सारे डिसीजंस आपको लेने होते हैं। यहाँ पे हम ऐसे ही कुछ डिसीजंस या ऐसे ही कुछ बिलीव्स के बारे में बात करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखी हैं, ये 2, इनके बारे में बात कर लेते हैं और उसके आधार पे आपको क्लियर हो जाएगा कि वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र जो है ये इनमें अंतर क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फार्मर्स यूज गुड सीड्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, की जो किसान हैं उनको अच्छे बीजों का प्रयोग करना चाहिए उत्पादन बढ़ाने के लिए। एक हमने यहाँ पे बात लिख दी। फिर हमने लिखा गुड मॉनसून इंप्रूव्स फार्म आउटपुट, कि अच्छा अगर मॉनसून रहता है तो उससे खेतों में जो उत्पादन हो रहा है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पे ये जो दोनों स्टेटमेंट है, इसमें देखिए अंतर क्या है कि पहली जो स्टेटमेंट है उसमें हमने कहा शुड यूज, कि हम सलाह दे रहे हैं, अपने विचार प्रकट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन दूसरा जो स्टेटमेंट है ये हम अगर देखें कि जिस साल मॉनसून अच्छा रहा उस साल आउटपुट ज्यादा रहा, यानी खेतों में उत्पादन ज्यादा रहा। इसको तो हम पिछले कुछ सालों का डाटा उठा करके देख लें, मानसून कितना कितना कैसा कैसा रहा, कितनी बारिश हुई और कितना कितना प्रोडक्शन हुआ, ये तो उससे पता चल जाएगा ना हमें। तो 2 स्टेटमेंट। इसके अलावा एक और बताता हूं कि गरीबों को मुफ्त में इलाज मिलना चाहिए, सरकार अपने जीडीपी का 2.5% हेल्थ पर खर्च करती है। दोनों डिफरेंट स्टेटमेंट हो गई। तो पहले में सलाह दी जा रही है, मूल्य आधारित है, नैतिकता आधारित है कि भाई ऐसा सरकार को करना चाहिए। ऐसा करती है सरकार या नहीं करती है वो एक भिन्न विषय है। दूसरे में कहा जा रहा है कि 2.5% खर्च करती है सरकार, किस पे, स्वास्थ्य पे खर्च करती है। तो दोनों में फर्क क्या है। एक जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है फार्मर शुड यूज गुड सीड्स, ये आदर्शात्मक है। गुड मॉनसून इंप्रूव्स फार्म आउटपुट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, वास्तविकता है। और यहां हम कह सकते हैं कि 2.5% जीडीपी का खर्च हो रहा है हेल्थ पे, तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। और अगर हम कहें कि पुअर पीपल जो है उनको फ्री हेल्थ फैसिलिटी मिलनी चाहिए, तो वो एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। अच्छा, इसको अब मैं फटाफट से ऐसे तरीके से बता दूं कि एग्जाम में जब आता है ये तो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। डेफिनेशन पे पूछ ले 1 नंबर में तो बात अलग है, या फिर एग्जांपल आपसे पूछ ले, कोई स्टेटमेंट दे और कहे कि ये पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है, ये आपको बताना है। तो चलिए यहां पे देखते हैं व्हाट इज, कि जब हम बात करते हैं कि क्या हो रहा है या वास्तविकता क्या है,
तो वास्तविकता यह कि 2.5% खर्च कर रही है सरकार, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। What ought to be, क्या होना चाहिए, आदर्श रूप क्या हो कि सरकार को गरीबों के लिए मुफ्त इलाज उपलब्ध कराना चाहिए, तो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। उसके बाद में वैल्यू जजमेंट की बात करते हैं। यहां पे कोई वैल्यू जजमेंट नहीं होती है इसमें, लेकिन यहां वैल्यू जजमेंट होती है क्योंकि नैतिकता या मूल्य पे आधारित निर्णय लिए जाते हैं। कहा जाता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा किया जाना चाहिए, ऐसा हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। वेरीफाइबल होता है ये फैक्ट्स के द्वारा, कि इसकी पुष्टि कर सकते हैं हम फैक्ट्स के द्वारा। हम चेक कर सकते हैं ना गवर्नमेंट का डाटा कि 2.5% सरकार एक्चुअल में खर्च कर रही है या नहीं कर रही है, लेकिन यहां पुष्टि संभव नहीं है। हम कैसे बताएं कि सरकार जो है वो ऐसा कर रही है या नहीं कर रही है गरीबों के लिए? तो इसकी भिन्न भिन्न परिभाषाएं हो सकती हैं। वैल्यू जजमेंट पे हो सकता है कि कोई कहता है कि सरकार को फ्री इलाज करवाना चाहिए गरीबों का, कोई कहता है नहीं इससे तो खामखा खर्चा बढ़ता है सरकार का, बल्कि सरकार को तो इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए जिससे कि गवर्नमेंट का प्रोडक्शन बढ़े। चलिए, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। और इसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूं आपसे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, यानी किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस कब कब आएंगी वो आपको उसी के थ्रू पता चलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।